शुरू कर दिए। बच्चा अब आया जाके सिकंदर, क्या करूं? मैसेज नहीं आया ना मेरा ख्याल से, आपने कोई मैसेज नहीं डाला उसको, मैसेज डालें। सिकंदर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। सिकंदर, मुझे पहले अपना छोटा सा तारुफ करा दें कि आप जो है वो कौन से स्कूल की हैं और आपकी क्या परसेंटेज है। सर मैं कल्याण अकेडमी से था, मेरा बी। कौन सी एकेडमी से? कल्याण अकेडमी। कलाना एकेडमी, अच्छा। और क्या परसेंटेज है आपकी? सर बी। बी है। परसेंटेज याद नहीं है तुम्हें? सर बी बी। बेटा बी तो तुम मुझे वो ग्रेड बता दो ना, मैं परसेंटेज पूछ रहा हूँ। अच्छा परसेंट है सर, हाँ 63 थी। ये है ना, अब तुम ये 63 परसेंटेज थी तुम्हारी। सही है। परसेंटेज, असल चीज तो परसेंटेज, परसेंटेज से क्या है, सही है कि आपने परसेंटेज जो है वो आपकी कितनी आई है। 63 परसेंटेज। कंप्यूटर साइंस से किया है या किससे किया तुमने? सर कंप्यूटर साइंस से। कंप्यूटर साइंस से किया, सही है। अच्छा ये बताओ मुझे कि कॉमर्स में क्यों आए हो? कॉमर्स में क्यों आए सिकंदर? चलो। हाँ, कॉमर्स में क्यों आए हो? चलो। आवाज आ रही है मेरी? बेटा आवाज आ रही है आपको? सिकंदर आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? अगर आवाज इशू कर रही है तो दोबारा लॉग इन हो, दोबारा एग्जिट करके दोबारा मीटिंग में इंटर हो, आवाज सेट हो जाएगी। ओके सर। आवाज आ गई मेरा ख्याल से तुम्हें। तैनी बाजी, कल कहाँ गए थी आप? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बाजी कल कहाँ थी? सर एक्चुअली जो है इतने दिनों से मेरा जूम कनेक्ट नहीं हो रहा था आपकी क्लास से। वजह? जूम में कोई इशू आ गया था तो फिर मैंने जो है आज दूसरे सेल फोन से कनेक्ट किया। अच्छा, दूसरे से कनेक्ट किया। बाकी क्लासेस कनेक्ट हो रही थी। उससे मेरी क्लास कनेक्ट नहीं हो रही थी? यस सर, पता नहीं क्यों नहीं हो रही थी, मैंने बहुत ट्राई किया था तो फिर। ये तो बड़ी अजीब सी बात है, मतलब मेरी क्लास में कोई खास ऐसी चीज थी जो मेरी क्लास के टाइमिंग पे कनेक्ट नहीं कर पा रही थी? नहीं सर, लिटरली तुमको मैं जो है एक्चुअली 3 बजे के टाइम पे नेट सही नहीं चलता है, तो जो है मुझे बहुत इशू होता है कि 3 बजे के टाइम पे जो है ना नेट सही नहीं चल रहा है घर का। बड़ी अजीब सी बात है। उसकी वजह ये है कि उम्मन 3 बजे जो है वो शमशान होता है एरिया से, सही है, और लोग ऑफिस के अंदर होते हैं तो नेट का इस्तेमाल इतना हो नहीं रहा होता। नेट का इस्तेमाल उम्मन रात के टाइमिंग पे ज़्यादा हो रहा होता है, सही, तो या शाम के टाइमिंग पर लोग जाग रहे होते हैं, घरों में आ जाते हैं। तो खैर चलो, कोई मसला नहीं है। अब जो तुम्हारा लेक्चर निकला है वो उसकी जब वीडियो अपलोड करेंगे तो वीडियो देख लेना उसकी, सही है। एक भाई हमारे पास भी आए थे, उनका कुछ वॉइस का इशू आ रहा था, तो वो दोबारा कनेक्ट हो जाए तो हम शुरू करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर जो है वो हमने, जिसमें तुम नहीं आई, उसके अंदर हमने एडम स्मिथ की डेफिनेशन पढ़ ली है पूरी, और एडम स्मिथ की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं हमने, और क्रिटिसिज्म पढ़े हैं, सही है। एडम स्मिथ की जो डेफिनेशन पढ़ी थी उस वाली क्लास में थी तुम, या उसमें भी नहीं थी? डेफिनेशन वाली क्लास में नहीं थी मैं, वो इंट्रोडक्शन वाली क्लास में थी। सही है। और जो है इंट्रोडक्शन वाली क्लास में थी मैं, दोनों दो दफे इंट्रोडक्शन थे अच्छा जिसमें सही है। फातिमा शादी और वो। तो हिस्ट्री सुनाई थी उसके अंदर थी, तो उसका मतलब है यस सर, यस सर। एक जो है वो हमने जो है पेपर डिस्कशन की थी, पेपर पैटर्न वगैरह की, तो उन दो क्लासेस हाँ
सही है। उसके बाद का तुमने जो है एडम स्मिथ का पूरा एक टॉपिक जो है वो मिस कर दिया तुमने, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। आज हमें दूसरा टॉपिक करना था, लेकिन जब से कोई आ नहीं रहा, जब से हम तुम्हें थोड़ा सा फास्ट रिव्यू कर देते हैं उसका, ताकि तुम्हें कुछ समझ में आ जाए कि बात हो कहाँ रही है और हम जा कहाँ रहे हैं। क्योंकि देखो टॉपिक हमारे लिंक्ड होते हैं ना आपस में, तो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि हम उसको साथ साथ लेकर चलें, वरना फिर वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएटिंग बन जाती है अगर हमें समझ ना सकें उसको। ये बताओ स्क्रीन नजर आ रही है तुम्हें ये? यस सर आ रही है। इस पे हम तुम्हें थोड़ा सा, जब तक कोई आ नहीं रहा तो हम देखो डेफिनेशंस इकोनॉमिक्स में तकरीबन जो है, वैसे तो बहुत सारी हैं लेकिन 4 हमारे पास यहाँ पे फ्लोर्स नजर आ रहे हैं। एक हमारे पास डेफिनेशन है वैल्थ की डेफिनेशन, एक वेलफेयर की, एक स्कैर्सिटी की, और एक जो है वो ग्रोथ की डेफिनेशन है। सही है। ऊपर की जो 3 है ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है, चौथी जो है वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं। जब तुम आगे जाओगी तो वो उसको पढ़ोगी, सही है, कि वो क्या है, किस तरह है, सही है, ग्रोथ किस तरह होती है, क्या चीज़ें हमारे पास। सही है। आगे जो हमने इसके बाद जो डेफिनेशन पढ़ी वो थी एडम स्मिथ की। सही है। एडम स्मिथ का नजरिया हमने पढ़ा था। एडम स्मिथ साहब 1723 में पैदा हुए, 1790 में इनकी डेथ हो गई। इन्होंने किताब लिखी थी, ये तस्वीर नजर आ रही थी इन साहब की, इनका नाम एडम स्मिथ है। इन्होंने किताब लिखी थी, इसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेस ऑफ द डेथ ऑफ नेशन, 1776 एडी के अंदर। ये एक क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे, सही है, और इनको हम जो है वो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। क्यों फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं? क्योंकि ये वो पहला शख्स है जिसने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पेश की, सही है। और जब इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पेश की तो हमने कहा कि ये जो है ये क्या होगा, ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हो गए, सही है, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स को क्या किया, डिफाइन किया, सही है। और जिसकी वजह से हमने कहा कि ये कौन है, ये एडम स्मिथ है। उबैदा भाई हमारे पास जो है अभी ये तहनियाबाजी आई है, एक सिकंदर भाई आए थे, उनकी कुछ वॉइस का इशू था गालिबन, तो वो डिस्कनेक्ट हो गए गालिबन, अभी रिकनेक्ट होंगे तो फिर आप उनको ऐड कर लीजिएगा, सही है। अच्छा आगे हम जरा चलते हैं। तो हमारे पास ये एडम स्मिथ की जो है वो डेफिनेशन थी कि हमारे पास 17, अच्छा एडम स्मिथ ने किताब लिखी थी 1776 के अंदर। इसके अंदर इन्होंने फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी थी। तो जब इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन इन्होंने फर्स्ट टाइम दी तो इन्हें जो है वो हमने कहा कि ये कौन है, ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स क्यों कहा? क्योंकि इन्होंने फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया था 1776 में, यानी तकरीबन 250 साल पुरानी बात हम कर रहे हैं। इनकी डेफिनेशन क्या थी? इनकी डेफिनेशन ये थी, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स जो है वो पैसे का इल्म है, इकोनॉमिक्स दौलत का इल्म है, सही है। तो हमने पैसे की बात की थी, हमने दौलत की बात की थी कि इकोनॉमिक्स जो है वो पैसे का और दौलत का इल्म है हमारे पास, सही है। और सिकंदर भाई आगे, सिकंदर भाई आप आवाज आ रही है आपको क्लियर? सिकंदर, सिकंदर अब आवाज आ रही है आपको? जी सर अब आ रही। सही। लास्ट क्लास में तुम बिल्कुल देर से आए थे, लास्ट क्लास में भी, तो अभी जब से हमारे पास कोई स्टूडेंट जो लास्ट क्लास में था वो ज्वाइन नहीं कर रहा, तो हमने जो कल पढ़ा था, इससे पहले हमने 2 दिन पहले पढ़ा था, वो थोड़ा सा हम फास्ट रिकैप कर रहे हैं, सही है। फास्ट रिकैप हमने जो किया है वो ये किया हमने कि हमारे पास इकोनॉमिक्स के अंदर, वैसे तो इकोनॉमिक्स का जो इंट्रो है, स्टार्टिंग है, वो 4 डेफिनेशन हैं मेन जो आपको नजर आ रही है स्क्रीन पर। वेल्थ की डेफिनेशन, वेलफेयर की, स्कैर्सिटी की और ग्रोथ की। इनमें से 3 हमारे सिलेबस का मेन हिस्सा है जो हमें लाजमी करनी शुरू की थी, वेल्थ, वेलफेयर और स्कैर्सिटी की। तो ये सबसे पहली जो डेफिनेशन दी है वो वेल्थ की जो है वो एडम स्मिथ साहब ने दी है, जिनकी तस्वीर आपको यहाँ सामने नजर आ रही है। ये साहब 1723 में पैदा हुआ और 1790 में इनकी डेथ हो गई। इन्होंने किताब लिखी थी जिसका नाम था इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेस ऑफ द डेथ ऑफ नेशन, 1776 एडी के अंदर। ये क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहलाते हैं, सही है। और इनको हम और भी क्या कहते हैं, हम इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। क्यों फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं? क्योंकि ये शख्स एडम स्मिथ वो पहला शख्स है जिसने इकोनॉमिक्स को फर्स्ट टाइम डिफाइन किया, जिसने इकोनॉमिक्स को फर्स्ट टाइम डिफाइन किया। जब फर्स्ट टाइम डिफाइन किया तो हमने कहा ये कौन होगा, ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स होगा, सही है। बात समझ में आ रही है? फर्स्ट टाइम इन्होंने कहाँ डिफाइन किया अगर आपसे पूछा जाए तो इन्होंने किताब लिखी थी 1776 एडी में, यानी आज से तकरीबन 250 साल पहले, सही है। और उस किताब के अंदर इन्होंने डिफाइन किया था, सही, कि इकोनॉमिक्स क्या चीज़ है, कैसे जो है वो उसकी डेफिनेशन फर्स्ट टाइम जब डिफाइन किया तो हमने कहा ये कौन हो गए, ये इकोनॉमिक्स के फादर हो गए, सही, क्लियर है? बात समझ में आ रही? इन्होंने क्या डिफाइन किया था? इन्होंने कहा था इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स किसका इनमें?
दौलत का इल्म है। इनके मुताबिक इकोनॉमिक्स जो है वो दौलत का इल्म है, इकोनॉमिक्स पैसे का इल्म है। तो इनकी जो किताब जब आप पढ़ेंगे पर अवेलेबल है वो किताब, सही है। अबू बैदा कुछ कहना चाह रहे हैं? उबैदा भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ, वेल्थ का मतलब है पैसे का इल्म। इनकी डेफिनेशन के मुताबिक इकोनॉमिक्स जो है उसके 4 पिलर्स हैं, सही है। इनकी बुक जब आप पढ़ेंगे जो नेट पर आज भी अवेलेबल है, सही है, और जब आप उसको देखेंगे तो उसके अंदर आपको 4 अलग अलग चैप्टर्स नजर आएंगे जिसके अंदर इन्होंने डिस्कस किया है 4 पिलर्स का, सही, कि इकोनॉमिक्स को चलाने के लिए, वेल्थ को हासिल करने के लिए 4 पिलर्स हैं आपके पास। पहला जो है वो है वेल्थ की प्रोडक्शन से रिलेटेड, वेल्थ कैसे, दौलत कैसे प्रोड्यूस होगी। दूसरा है वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन, उसको बांटा कैसे जाएगा। तीसरा है वेल्थ की एक्सचेंज, कब हम उसको एक्सचेंज करते हैं, कब हम देने, किसी दूसरे को देने पर राजी होते हैं। चौथा है उसकी कंजप्शन, हम उसको कंज्यूम कैसे करेंगे, हम उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, कैसे खत्म होती चली जाएगी, सही। तो ये 4 बेसिक प्लेयर्स हैं। इनके बारे में डिटेल से जब वो जो तुम लोग पुराना लेक्चर देखोगे तो तुम्हें डिटेल से इसकी एग्जाम्पल नजर आएगी। अभी ये याद रखो कि ये 4 प्लेयर्स हैं जिसकी बुनियाद पर इन सब की डेफिनेशन बेस करती है। फिर हमने पढ़ी थी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब या फीचर्स का मतलब कि हम कैसे पहचान पाएं कि एडम स्मिथ की डेफिनेशन जो है उसकी क्या निशानी है या क्या पहचान है या क्या खास उसकी वो है कि जिसकी बेस पर हम ये कहते हैं कि एडम स्मिथ की डेफिनेशन है। सबसे पहले सिग्निफिकेंस ऑफ वेल्थ। सिग्निफिकेंस ऑफ वेल्थ का मतलब ये है कि एडम स्मिथ के मुताबिक इंसानी सोसाइटी के अंदर जो सबसे अहम चीज़ है वो क्या है, वो है वेल्थ की सिग्निफिकेंस, वेल्थ की अहमियत। यानी उसने सबसे ज़्यादा अहमियत जो दी है वो वेल्थ को दी है। वो कहता है इंसानियत बात की बात है, सबसे पहले पैसा इंपॉर्टेंट है, सही है। इंसान की तमाम कोशिशें पैसे के लिए हैं, वो हर चीज़ पैसे के लिए कर रहा है। आप अगर आज पढ़ने की, ये इकोनॉमिक्स पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो आपका भी ऑब्जेक्टिव है कोई ना कोई, आप चाहते हैं कि आप जो है वो पैसा हासिल करें फ्यूचर में, सही। तो इंसान की एफर्ट्स जो है वो क्या है, वो पैसे की तरफ डाइवर्ट है, सही। पैसा इंसान के लिए जो है वो ज़्यादा अहमियत रखता है इसके मुताबिक, सही, एडम स्मिथ के मुताबिक। दूसरा रोल ऑफ इकोनॉमिक्स मैन। इकोनॉमिक मैन का रोल ऑफ इकोनॉमिक मैन का मतलब ये है कि हम इकोनॉमिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक मैन का तस्करा करें। इकोनॉमिक मैन वो शख्स है जिसका ऑब्जेक्टिव, जिसकी कोशिशें जो है वो दौलत को हासिल करने के लिए है, दौलत को बढ़ाने के लिए, उसकी सारी कोशिश, सारी मेहनत जो है वो दौलत के लिए है। इसके अंदर हम ये कहते हैं कि हम उस शख्स का तस्करा करेंगे जो पैसा कमा रहा है, सही। यानी इकोनॉमिक्स के अंदर पैसा कमा रहा है क्या मतलब, यानी जैसे मैं कहूँ आपके घर में आपके अब्बू हैं, सही है, जो जॉब करते हैं, जो अर्निंग कर रहे हैं, सही। घर में जो जो अर्निंग कर रहा है वो इकोनॉमिक मैन है, इकोनॉमिक डेफिनेशन के हिसाब से। और एडम स्मिथ के मुताबिक जो पैसा ज्यादा हासिल करेगा वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा हमारे पास, सही। क्लियर है, बात समझ में आ गई? ये 2 डेफिनेशंस थी हमारे पास, सही। यस सर। तीसरी हमने बात की थी प्रियोरिटी की। वो कहते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर जिस चीज को प्रियोरिटी दी जाती है, सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं, वो क्या है, वो हमारे पास जो है वो पैसा है। यानी हम वो काम पहले करते हैं जिसके अंदर पैसा आए, और वो काम पहले करेंगे जिसके अंदर पैसा ज्यादा होगा, सही। तो प्रियोरिटी जो दे रहे हैं हम वो इंसानों को नहीं दे रहे बल्कि हम पैसे को दे रहे हैं। आखिरी चीज जो चीज के अंदर वो थी सोर्स ऑफ वेल्थ, यानी पैसा कमाने का वाहिद एक जरिया है, और वो है कहीं पर आप जाकर जॉब करें, कहीं पर आप अर्निंग करें तो आपको फायदा होगा, अदरवाइज फायदा नहीं होगा। अगर आपने उसको ड्रॉप किया तो फिर आपकी अर्निंग नहीं हो पाएगी, तो यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट है। और वो पैसा कमाने का जो एक जरिया था उसके अंदर आपको वेजेस मिलेंगे, तो वेज क्या होती है, जो डेली आप कहीं जॉब करते हैं तो उसके नतीजे आपको जो तनख्वाहें मिलती हैं उसको हम वेज कराते हैं। फातिमा बाजी, आप इतनी देर से आपने ज्वाइन किया? फातिमा शाह, फातिमा शाह, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। इतनी देर से क्यों आई? सर इंटरनेट प्रॉब्लम थी। इंटरनेट, ये तुम लोगों का सारा इंटरनेट मेरी क्लास के टाइमिंग पर क्यों आता है, ये भी समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोग मेरी क्लास के टाइमिंग पर बोलते हो इंटरनेट। एक बाजी का इतने दिनों से कनेक्ट नहीं हो रहा था, और वो कह रही है सिर्फ मेरी क्लास में कनेक्ट नहीं हो रहा था, मेरी क्लास के बीच में कोई रुकावट बनी हुई, सही, बाकी सब पे कनेक्ट हो रहा था। ऐसी अजीब सी बात है ना, वैसे फिर ये नेट का मसला था। खैर, ये हमने जो है वो लास्ट ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। इसके बाद हमने जो पढ़ा था वो हमने क्रिटिसिज्म पढ़े थे, एडम स्मिथ की डेफिनेशन के ऊपर क्रिटिसाइज किया गया। तो क्रिटिसिज्म जो है वो फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे कि क्या आगे हैं, या आप पुराने लेक्चर जब देखिएगा तो उसको समझिएगा। आज जो हमारे पास है वो एल्फ्रेड मार्शल। अच्छा देखो हुआ क्या, थोड़ा सा समझना। तुम लोगों को फर्स्ट डेफिनेशन समझ में आ गई, एडम स्मिथ क्या कहता है, इकोनॉमिक्स जो है वो पैसे का इल्म है,
यानी दौलत का, आप दौलत के बारे में इसके अंदर पढ़ेंगे। तो हुआ क्या कि 1890 सर एक बार फिर समझा दें, नेट प्रॉब्लम हो रही है। नेट प्रॉब्लम आ रही है तुम्हारे पास। मैं कह रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स जो है वो किसका इल्म है? इकोनॉमिक्स पैसे का इल्म है, दौलत का इल्म है। ये किसने कहा था? ये एडम स्मिथ ने कहा था। एडम स्मिथ ने एक किताब लिखी थी जिसमें उसने डेफिनेशन दी और जिसकी बुनियाद पर वो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहलाए। एडम स्मिथ के तकरीबन उस डेफिनेशन को देने के तकरीबन 114 साल बाद अप्रॉक्स 1890 में, सही, यानी 1776 में किताब लिखी गई थी एडी के अंदर। 1890 एडी के अंदर एक और साहब आए जिनका नाम है एल्फ्रेड मार्शल, सही, इनको हम प्रोफेसर मार्शल भी कहते हैं। इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी हमारा जो सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, सही है, इसी के नाम पर जो है वो किताब मौजूद है मार्केट के अंदर, जो कि प्रोफेसर मार्शल की लिखी हुई वो किताब है। 1890 में किताब लिखी गई। इस किताब के अंदर इन्होंने दो काम किए। एक काम इन्होंने ये किया बेटा कि इन्होंने क्रिटिसाइज किया एडम स्मिथ को, यानी वो जो पीछे हमने क्रिटिसिज्म पढ़े थे वो इनके क्रिटिसिज्म है जो इन्होंने तनकीद की। जैसे हम कहते हैं कि भाई दो लोगों के दरमियान झगड़ा हो रहा है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दी थी कि एडम स्मिथ के ऊपर मजहबी पेशवाओं ने क्रिटिसाइज किया। उस दौर में जो मजहबी पेशवा थे उन्होंने कहा भाई ये आप इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ेंगे। क्यों इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि इकोनॉमिक्स के बारे में ये कह रहा है कि दौलत को कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, रिस्क तो मिन जानिब परवरदिगार है। तो ये कौन होता है बताने वाला है कि दौलत कैसे प्रोड्यूस होगी या पैसा कैसे आएगा? ये तो आपको खुदा की तरफ से है कि कैसे आपको जो है वो रिस्क मिलता है। तो उन्होंने मना किया। तो अब दो लोग जैसे कहीं झगड़ा हो रहा था तो बीच में क्या होता है, कभी कभार एक तीसरा बंदा आता है और वो दोनों का झगड़ा खत्म कराने की कोशिश करता है और कोई एक ऐसी बात कर देता है जिसके नतीजे में एक नया झगड़ा, एक नई कहानी शुरू हो जाती है। तो कुछ इसी तरह का मामला है यहाँ पर। एल्फ्रेड मार्शल साहब आए, 1890 में इन्होंने किताब लिखी। उस किताब के अंदर इन्होंने एडम स्मिथ के ऊपर क्रिटिसाइज किया, एडम स्मिथ के ऊपर क्रिटिसाइज किया और क्रिटिसाइज करने के बाद इन्होंने एक नया नजरिया पेश किया, एक नई सोच पेश की। तो वो जो नया नजरिया आया उसके हिसाब से ये हो गए नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स। अच्छा, यहाँ एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, इस बात को याद रखिएगा कि ये जो वर्ड नियो है लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, सही, जो वर्ड नियो है, सही, ये NEO, सही, नियो, ये बेसिकली न्यू को वाजे करता है। इसको वाजे करता है न्यू को, कि आपके पास पुराने में नया क्या है, सही है। अब ये है क्लासिकल इकोनॉमिक्स, कदीम इकोनॉमिक्स ही है हमारे पास, यानी कदीम से मुराद ये क्लासिकल में मैंने आपको शुरू में एग्जाम्पल में एक्सप्लेन किया था जब मैं एडम स्मिथ की डेफिनेशन पढ़ा रहा था कि जब हम 500 साल के अंदर की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं क्लासिकल है। तो जैसे कुछ साल पुराने अगर आप सॉन्ग सुनते हैं तो आप कहते हैं कि ये, अगर मैडम नूरजहां के दौर के आप सॉन्ग सुन रहे हैं तो आप ये कहते हैं ये कैसे सॉन्ग है, ये क्लासिकल सॉन्ग है, सही है। तो ये क्लासिकल सॉन्ग्स की तरह, जिसी तरह, क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा पुराना पीरियड नहीं, लेकिन एक कदीम वर्ड यूज करते हैं, एंशिएंट का वर्ड, जो कि हम बहुत कदीम जमाने के लिए यूज करते हैं, कम से कम 1000 साल पुरानी बात करोगे। तो ये जो इकोनॉमिक्स है, ये एल्फ्रेड मार्शल, ये भी पुराना क्लासिकल इकोनॉमिक्स ही है, लेकिन ये क्लासिकल में नया है, नियो क्लासिकल, यानी इसने एक क्लासिकल उसमें आकर एक नया वर्जन, एक नया नजरिया पेश किया और इसको हमने नाम रख दिया न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स का। इसका नजरिया क्या था वो हम आगे देखते हैं ताकि हम उसको समझ सकें कि ये कह क्या रहा था और उसकी बात क्या थी, सही है। तो फिर हमें पता चलेगा कि हुआ क्या। अच्छा जनाब, अब हम इसको पहले क्लियर करें। और मनाहिल, आवाज आ रही है आपको मेरी बेटा? और आप इतनी देर से क्यों? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरी लाइट चली गई थी। अच्छा, तो मोबाइल में पैकेज नहीं है तुम्हारे पास? नो सर। लाइट का तो बड़ा मसला है ये तो आजकल ना, इन्होंने ड्रामेबाजियां क्रिएट कर दी हैं लाइट की हर जगह पे। अच्छा देखो, हमारे पास प्रोफेसर मार्शल साहब क्या कहते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या कहती है, उनका नजरिया क्या कहता है। यहाँ पर दो डेफिनेशंस हैं, सही है, और बेसिकली नीचे वाली मेन उनकी डेफिनेशन, ऊपर वाली भी वही उन्हीं की डेफिनेशन, लेकिन उसको सम अप किया हुआ है। कह रहे हैं इनके मुताबिक, प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल के मुताबिक जो है वो इकोनॉमिक्स क्या है, वो इकोनॉमिक्स जो है इन द इकोनॉमिक्स द नॉर्मल ह्यूमन एक्टिविटीज। क्या कह रहे हैं वो? कह रहे हैं भाई नॉर्मल ह्यूमन एक्टिविटीज जो हैं वो डिस्कस की जाती है, यानी हम क्या तस्करा करेंगे, नॉर्मल ह्यूमन एक्टिविटीज की बात करेंगे। डिस्कस रिलेटेड विद मटेरियल वेलफेयर, जिसके अंदर मटेरियल वेलफेयर की बात होगी और वेलफेयर कैन बी मेजर्ड की बात होगी। क्या मतलब है इन तीन बातों का? वो ये कहते हैं कि इकोनॉमिक्स के अंदर हम नॉर्मल इंसानों का तस्करा करेंगे,
नॉर्मल ह्यूमन एक्टिविटीज के इंसान की रूटीन एक्टिविटीज क्या है, वो किस तरह के काम करता है, किस तरह की एक्टिविटीज को अंजाम देता है, एक नॉर्मल इंसान कैसे एक्टिविटीज करता है। अब देखो मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि देखो एक शख्स है जो बिल्कुल, अगर हम थोड़ी देर के लिए अज्यूम करें कि आप क्लास में बैठे हुए, सही, और आप जब क्लास में बैठे हुए तो उस क्लास के अंदर जो है वो कोई एक ऐसा शख्स आए जो क्या करे, वो क्लास का दरवाजा बंद कर दे और दरवाजा बंद करके रूम के अंदर आप सबको बंद करके आग लगा दे, सही, और आग लगाने के बाद जो है वो तालियां बजाए, सही, तो क्या ऐसा शख्स नॉर्मल है? ऐसा शख्स नॉर्मल होगा जो आग लगाने का तालियां बजा रहा हो और कहे कि मैं तो मरूंगा, आपको ही लेकर मरूंगा सबको? ऐसा शख्स नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल ह्यूमन एक्टिविटी नहीं है। अच्छा, आग लग जाने की सूरत में नॉर्मल इंसान कैसा बिहेव करेगा? क्या करेगा नॉर्मल इंसान? घबरा जाएगा, सही है, शोर मचाएगा, आग आग चीखेगा, सही, लोगों को मदद के लिए पुकारेगा। ये एक नॉर्मल इंसान का बिहेवियर है, सही, कि नॉर्मल इंसान इस तरह का बिहेवियर करेगा। तो वो ये कह रहा है कि भाई हम इसके अंदर नॉर्मल ह्यूमन एक्टिविटीज को मेजर करते हैं, तो हर शख्स की बात नहीं करते। एक नॉर्मल इंसान का बिहेवियर क्या होगा, तो किस तरह वो रिएक्ट करेगा किसी डिसीजन के ऊपर, किसी फैसले के ऊपर, किसी चीज के ऊपर, सही है। हम यहाँ पर किसी आशिक दीवानी की बात नहीं करेंगे, सही है, कि वो कैसा बिहेव कर रहा है, सही। आशिक दीवाना जो होता है वो तो किसी के घर के बाहर हो सकता है, वो गर्मी में ही पड़ा हुआ हो, सही है। तो ऐसे शख्स का हम तस्करा इकोनॉमिक्स में नहीं करेंगे। हम इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा जो राजची इंसान है उसका भी बिहेवियर नहीं करेंगे कि भाई वो लालच के चक्कर में मारा जाएगा। नॉर्मल इंसान क्या बिहेवियर करेगा हम उसकी बात करेंगे। फिर वो कहता है इसके अंदर मटेरियल वेलफेयर की बात करते हैं। मटेरियल वेलफेयर का मतलब ये है कि हम चीजों की बात करेंगे, अशिया की बात करेंगे, अशिया से क्या फायदा है, मटेरियल से क्या फायदा है, मटेरियल एंड चीजें। अब देखो तुम्हारे घरों में पंखा चल रहा है, वो मटेरियल है, चाहे तुम्हारे घरों में खाने बन रहे हैं, वो मटेरियल है, चाहे तुम्हारे घरों में जो है तुम्हारे हाथ में इस वक्त मोबाइल मौजूद है, वो मटेरियल है। तो हर चीज जो मटेरियल है उसके फायदा क्या है, सही, उससे बेनिफिट क्या आप ड्राइव करेंगे, वेलफेयर। तो बात समझ में आ रही है? हर चीज का कोई ना कोई फायदा और नुकसान दोनों चीजें होती है, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मटेरियल के वेलफेयर की, कि उससे हमें क्या फायदा होगा। मैं अभी यूज कर रहा हूँ सिस्टम, चाहे तो ये मेरे लिए क्या है, ये हमारे पास हम ये कहेंगे कि ये मटेरियल है, चाहे इससे हमें कैसी वेलफेयर होगी। अच्छा, मटेरियल टू मटेरियल भी वेरिएशन आती है ना, चाहे हर मटेरियल एक जैसा नहीं होता। मैं कहूँ अगर हम तुम्हें जो है वो जमीन पर नीचे बिठा दें और कहें भाई नीचे बैठकर पढ़ो, तो सही है, बैठ कर पढ़ सकते हो, ऐसी बुराई नहीं है। लेकिन अगर तो जो है वो चादर बिछा दी जाए तो नीचे फर्श पे बैठने से अच्छा है कि चादर पे बैठा जाए। चादर से अच्छा ये है कि चादर को हटा के कारपेट बिछा दिया जाए। कारपेट से अच्छा ये है कि मैं जो हूँ वो डेस्क से लगवा दूं या चेयर्स लगवा दूं। डेस्क या चेयर से अच्छा ये है कि सोफे लगवा दिए जाए या फॉर्म वाली सीटें हों जो कंफर्टेबल हों। इसका मतलब क्या हुआ, हर चीज मटेरियल वेलफेयर रखती है, सही, और उस वेलफेयर को आपको मेजर करना होता है। मेजर करने का मतलब ये कि आप उसको जो है वो मेजर करते हैं कि भाई हम इसको कैसे कैलकुलेट करें, ये हमें कितना फायदा देगी। ऐसे ही है कि आप जब मार्केट जाते हैं कुछ चीजें खरीदते हैं तो आप ये देखते हैं कि यार ये जो चीज है ये हमें कितना बेनिफिट देगी, कितना फायदा देगी, और हम इसको कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने अक्सर लोगों से सुना होगा, लोग कहते हैं यार ये चीज तो है ना मैं पिछले 5 साल से या 10 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ, पाई वसूल कर ली है, अभी तक ये चीज खराब नहीं, फला कपड़ा या फला चीज है वो अभी तक खराब नहीं हुई है, ऐसी मजबूत चीज है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने जो अज्यूम किया था चाहे उससे कहीं गुना ज्यादा उससे वो फायदे ड्राइव कर चुका है, बेनिफिट ड्राइव कर चुका है। तो वो कहता है वेलफेयर हम इसके अंदर मेजर करते हैं। अच्छा देखो, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, एडम स्मिथ के मुताबिक इकोनॉमिक्स जो है वो दौलत का इल्म है। इसके मुताबिक प्रोफेसर मार्शल के मुताबिक इकोनॉमिक्स जो है वो मटेरियल वेलफेयर का इल्म है। इकोनॉमिक्स किसका इल्म है? मटेरियल वेलफेयर का इल्म है, सही है। मटेरियल वेलफेयर का मतलब ये है कि आप उससे वेलफेयर की बात करेंगे, आप वेलफेयर हासिल करने की बात करेंगे, मटेरियल से आप वेलफेयर कैसे हासिल करेंगे, फायदा कैसे हासिल करेंगे, बेनिफिट कैसे ड्राइव करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये मटेरियल वेलफेयर का नाम दिया जाता है। इसकी जो दूसरी डेफिनेशन आपको नजर आ रही है जो कि इसकी मेन डेफिनेशन है, सही है, वो कहते हैं इसके अंदर हम स्टडी करते हैं मैनकाइंड को। मैनकाइंड का मतलब हम इंसानों की स्टडी कर रहे हैं, किसके अंदर? ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ के अंदर, यानी हम उनकी, अब देखो बात वही है, वो जो ऊपर लिखा हुआ था वो नॉर्मल ह्यूमन एक्टिविटी लिखा हुआ था। ऑर्डिनरी बिजनेस का मतलब ऑफ लाइफ का मतलब है इंसान की रूटीन की जिंदगी, रोजमर्रा की जिंदगी कि वो कैसे गुजार रहा है। सही, इसके अंदर क्या कह रहा है, वो कह रहा है इट एग्जामिन्स, यानी ये जो स्टडी है ये क्या करती है, एग्जामिन करती है दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल या सोशल एक्टिविटीज,
या तो आपका इंडिविजुअल एक्शन होगा या सोशल एक्शन होगा। इंडिविजुअल का मतलब ये होता है मेरा इंफरादी फेल हो सकता है, या पूरी सोसाइटी के लिए वो एक्शन हो सकता है। यानी मैं कोई काम कर रहा हूँ, मैं हो सकता है वो काम अपने लिए कर रहा हूँ, या वो काम मैं सोसाइटी के लिए कर रहा हूँ। which is closely connected with the attainment and with the use of material requisites of well-being। क्या मतलब इस बात का बेटा? कह रहे इंसान का इंडिविजुअल अमल या सोशल अमल जो उसके हैं, जो सोसाइटी से रिलेटेड है, उनका बेसिक मकसद जो है वो मटेरियल अशिया का इस्तेमाल है, अशिया को ऑर्डर करना है। रिक्वेसाइट कहलाता है ऑर्डर करना, बाय करने के लिए आप ऑर्डर करना। अच्छा, वो जो आप रिक्वेसाइट करते हैं किसी भी मटेरियल को, वो किन बुनियादों पर करते हैं कि वो आपको पहले से वेल बीइंग करे। वेल बीइंग का मतलब जो चीज तुम्हारे पास मौजूद है उससे अच्छी हो, उससे बुरी ना हो। मैं कहूँ तुम्हारे पास घर में कपड़े मौजूद है, सही है, लेकिन ईद पर तुम नए कपड़े बनाने चाहते हो। क्या कभी तुमने ईद पर मार्केट जाकर शॉपिंग की हो? तो तुमने कभी जाकर ये सोचकर शॉपिंग की है कि अगर मैं मार्केट जाऊं और मैं जाकर कपड़े लेने जा रहा हूं तो मैं ये सोचूं यार इस कपड़े में कितना बुरा लगूंगा? कभी खरीदा कोई कपड़ा ऐसे जाके कि आप देखें यार ये कपड़ा जो है ना मेरे ऊपर कितना बुरा लगेगा, मैं इसमें इसको पहन के कितना बुरा लगूंगा, और जितना मैं बुरा लगूंगा ना तो मैं खरीदूंगा, अदरवाइज नहीं खरीद रहा मैं इसको। होता कभी ऐसा है? किसी के साथ हुआ ऐसा? फातिमा, तहनिया, मनाइल या सिकंदर भाई, किसी के साथ? जल्दी से रिप्लाई करोगे। नहीं सर। किसी के साथ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप जब जाते हैं तो आपका मकसद ये होता है कि आप पहले से वेल बीइंग हो जाए, पहले से अच्छे हो जाए। मैं जाके जब भी शॉपिंग करता हूँ, जब भी जाकर खरीदता हूँ, तो मैं ये कंपेयर करता हूँ यार मेरे पास घर में जो रखा हुआ है वो तो सब पुराने हो गए, तो अब जो मैं नया कपड़ा खरीद रहा हूँ क्या ये जो है वो मुझ पर अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा? यानी मैं पहले से अच्छा लगूंगा, मैं कहीं महफिल में जाऊंगा तो लोग मुझे अच्छा समझेंगे या नहीं समझेंगे? वेल बीइंग। तो मैं कहूँ तुम्हारे घर में पंखा चल रहा है इस वक्त, सही है, तुम चाहोगे कि वो पंखा अगर चल रहा है तो उससे अच्छा पंखा जो उससे तेज चले वो खरीदो, या मैं कहूँ एसी घर में जो है उस कमरे में एसी लग जाए जो उससे अच्छी हवा दे, अच्छी कमरे को अच्छा ठंडा कर दे, या तुम ये चाहोगे कि उससे गया गुजरा पंखा ले आओ जो हवा बहुत ही कम दे, नाम का चल रहा हो? क्या चाहोगे तुम? तुम यही चाहोगे ना कि पहले से क्या हो, अच्छा हो। वेल बीइंग, इंसान चाहता है पहले से अच्छा होना। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दी थी, याद है? मैंने कहा था कि चादर बिछी हुई है तो मैं चादर पे बिठा दिया कि नीचे बैठकर पढ़ो। चादर हटाकर अगर मैंने कारपेट बिछाया तो क्या चादर जो है वो अच्छी थी या कारपेट ज्यादा अच्छा है? क्या ज्यादा अच्छा है? कारपेट। कारपेट। अच्छा, कारपेट से हटाकर तुम्हें चेयर्स पे बिठा रहा हूँ, वो ज्यादा अच्छा है या नीचे बैठना ज्यादा अच्छा है? चेयर्स। बात समझ में आ रही? तो आप पहले से वेल बीइंग हो रहे। अब जरा थोड़ा सा उलट कर लो, मैं कहूँ चेयर्स लगी हुई थी, सही, उन चेयर्स को हटा के मैंने कारपेट बिछा दिया, आप अच्छा समझेंगे बुरा समझेंगे? बुरा। बुरा समझेंगे। आप कहेंगे नहीं भाई ये तो। अच्छा, कभी ऐसा होता है तुम हो सकता है तुम लोगों ने कारपेट चेंज किया हो, तुम्हारे घर में एक पुराना कारपेट बिछा हुआ था, सही, तुमने उसको बेचा, बेचकर उससे बुरा कारपेट ले आए, सही। कभी ऐसा हुआ कि तुम्हारे पास, तुम्हारे अब्बू के पास एक गाड़ी है, बिल्कुल तुम्हारे अब्बू के पास मेहरान है, सही है, और अब्बू जो है वो गाड़ी चेंज करना चाह रहे हैं, तो अब्बू अगर गाड़ी चेंज करना चाह रहे हैं, मेहरान तुम्हारे अब्बू के पास गाड़ी है और वो चेंज करना चाह रहे हैं, तो वो क्या चाहेंगे? मेहरान से अच्छी गाड़ी लें, ऑल्टो या कोई और दूसरी गाड़ी, या अच्छे मॉडल की, बिल्कुल तुम्हारे अब्बू के पास 90s के मॉडल की मेहरान है, सही, तो वो चाहेंगे उससे ऊपर की ले लें, 96 2000 की या 2008 की या करंट ईयर की जो है वो आपके पास जो है वो मेहरान लेने को अच्छी गाड़ी ले लें, सही है, या वो ये चाहेंगे कि मेहरान को बेच के एफएक्स ले लें? क्या चाहेंगे? वेल बीइंग होना चाहेंगे या और बुरा होना चाहेंगे? क्या चाहता है इंसान? सर वेल बीइंग। वेल बीइंग। तुम भाई तुम्हारे अब्बू अगर एफएक्स लेने की बात करें, अगर अब्बू क्या हो गया, आजकल कौन है एफएक्स चला रहा है, या तुम्हारे अब्बू बोले नहीं यार मेहरान बेच के मैं फॉक्सी ले लेता हूँ। फॉक्सी देखी है आप लोगों ने? बेटा फॉक्सी देखिए, नहीं देखी? नो सर, पहली दफा नाम सुना। नाम सुना है ना, चलो कोई बात नहीं, कभी रोड पे नजर आएगी तो आ ही जाएगी, या अगर हमारे पास कोई तस्वीर मिल गई तो हम देखेंगे कि क्या है। तो ये क्या है हमारे पास डिफरेंसेस। बात समझ में आ गई तुम लोगों को? क्लियर हो गई ये डेफिनेशन?
वो ये कहता है स्टडी है आम इंसानों की, सही है, उनकी रूटीन लाइफ की स्टडी है, उनके उन फैसलों से रिलेटेड स्टडी है, हर चीज से रिलेटेड नहीं, रूटीन बिजनेस के अंदर, रूटीन लाइफ के अंदर उससे रिलेटेड स्टडी है, उसके वो इंडिविजुअल फैसले या सोसाइटी से रिलेटेड एक्शंस जिनका ताल्लुक किसी मटेरियल से हो, किसी अशिया से हो, और वो पहले से अच्छा करें। एक एग्जांपल मैं और दे दूं समझाने के लिए। मुझे नहीं पता तुम लोगों की खाने में क्या क्या चीजें पसंद है, लेकिन मैं अपनी एक एग्जांपल देता हूँ समझाने के लिए। मेरे पास जो है, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास जो है वो दाल चावल है खाने में, सही है, या दाल चावल खिचड़ी है, सही है, अम्मी ने कहा भाई देखो खिचड़ी भी रखी है और बिरयानी भी है, सही है, क्या खाओगे, खिचड़ी या बिरयानी? बिरयानी। बिरयानी, मैं भी बिरयानी खाऊंगा। जी मनाइल, क्या खाओगी, खिचड़ी या बिरयानी? सर बिरयानी। बिरयानी। अच्छा अब देखो एक बात बताऊं मैं, इसके अंदर एक तो बात आएगी पसंद की, कि आपको क्या पसंद है। जैसे मुझे बिरयानी पसंद है तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा भाई बिरयानी खाऊंगा मैं, सही है। अच्छा एक और चीज आ जाएगी यहाँ पर, मटेरियल की रिक्वेस्ट की वेलबींग होना। दोनों रिस्क हैं, खिचड़ी भी रिस्क है और बिरयानी भी रिस्क है, दोनों के खाने का नतीजा पेट भर जाएगा तुम्हारा, लेकिन एक को खाने में मजा ज्यादा आएगा, जिसको खाने में ज्यादा मजा आएगा वो तुम्हें सेटिस्फेक्शन ज्यादा देगा, वेल बीइंग तुम्हें ज्यादा करेगा। बात समझ में आ रही है? तो तुम चाहोगे वेल बीइंग होना, तो इंसान क्या चाहता है, इंसान वो फैसले करता है जिसके अंदर वो ज्यादा से ज्यादा वेल बीइंग हो, ज्यादा से ज्यादा अच्छा हो, उसके ऑर्डर उसकी चीजें वही होंगी। तुम किसी अफ्तार पार्टी में जाते हो और वहां पे डिफरेंट किस्म के खाने मौजूद होते हैं, तो तुम क्या करते हो, उसके अंदर अपनी पसंद के खाने उठाते हो। क्यों अपनी पसंद के खाने उठाते हो? क्योंकि तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम्हारी हिसाब से, या जो तुम्हें पसंद होता है तुम उसको चॉइस करते हो, जो तुम्हें ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे, ज्यादा बेनिफिट दे, वेल बीइंग। क्लियर है? बात समझ में आ गई? यहाँ तक समझ में आ गया सबको? हमारी क्लास का क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है, कोई सवाल है तो जल्दी से कर लें। बेटा कोई सवाल है? कोई सवाल? क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? क्लास की रिकॉर्डिंग बिल्कुल मिल जाएगी। क्लास की रिकॉर्डिंग फेसबुक पर अपलोड हो जाएंगी, सही है, जिन क्लास की रिकॉर्डिंग हुई है। कुछ की बात दफा बीच में मसला आ जाता है तो रिकॉर्ड नहीं हो पाती, लेकिन जिनकी रिकॉर्डिंग हुई है वो मिल जाएगी। और वैसे भी भाई मैसेजेस करे जा रही है, क्या मसला है इसके साथ? क्या हुआ? फातिमा बाजी कुछ कह रही थी आप? फातिमा आपने कुछ बोला, जल्दी से बोलें। फातिमा बाजी कुछ कह रही हैं? नो सर। अभी कौन बोल रहा है? अरे किस बाजी की आवाज थी ये? घर में किसी को कह रही थी? अच्छा देखो खैर हमारे पास यहाँ तक बात समझ में आ गई है सबको? कोई सवाल? सही है। पेज फेसबुक पे किस नाम से? बेटा पेज नहीं है, ग्रुप होगा ये आप एडमिन को बोलिएगा हमारी, वो आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, वो ग्रुप का आपको लिंक सेंड कर देंगी और आप उस ग्रुप में ऐड हो जाइए। सही है, फेसबुक का जो ग्रुप है, ठीक है, सही है। तो फिर ये आपको जैसे से अपलोड होगी तो वो आपको मिलती जाएगी। और इनकेस आप में से कोई लोग अगर डिस्कनेक्ट, जैसे बार बार तुम्हारे साथ अभी मसला हुआ कि तुम क्लास में से कभी आए और कभी चले गए, तो उस सूरत में भी वीडियो को देख लेना, सही है, कि तुम्हारा जो बीच में मिस हुआ था वो टॉपिक तुम्हें मिल जाए। सही है। हाँ ये जरूर पॉसिबल है, बाद दफा ऐसा होता है जैसे मैंने कहा कि रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती या रिकॉर्डिंग कन्वर्ट नहीं होती, तो उस सूरत में उस क्लास का लेक्चर तुम्हें नहीं मिलेगा। लेकिन क्योंकि अभी हमारा स्टार्ट है, अभी हमने टॉपिक ज्यादा कवर नहीं किए, तो कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। इवन कि अगर तुम्हें लेक्चर नहीं भी मिलता, चाहे किसी क्लास का वो लेक्चर मिस हो गया, चाहे और वो वीडियो रिकॉर्डिंग भी नहीं हो पाई, तो आगे जो हमारे ग्रुप आएंगे तो मुझे वो बता देना। आगे जो हमारे ग्रुप आएंगे मैं तुम्हें बता दूंगा फला क्लास के अंदर मैं वो लेक्चर करा रहा हूँ, वो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तो तुम्हारा वो टॉपिक ऑटोमेटिकली क्या होगा, उस क्लास के अंदर वो कवर हो जाएगा। सही है, क्लियर है? बात समझ में आ गई है? सही है। अब क्योंकि मेरी दूसरी क्लास का टाइम हो रहा है, सही है, तो मैं लेक्चर एंड कर रहा हूँ। अगर कोई सवाल हो मुझसे आप कोऑर्डिनेट कर लेंगे। सही है, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।